बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 14 चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नेम है एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू पीपल चेंज हैबिटेट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट करती हैं हैबिटेट को, कैसे चेंज करती हैं, कैसे उसके अंदर तब्दीली लाती हैं, ये हमने देखा। ठीक है, डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हैबिटेट के अंदर चेंजेस आती हैं। हैबिटेट को हमने पहले भी डिफाइन कर दिया। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो लिविंग प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे कोई भी एक जानदार रहता है। एक जानदार का जो घर होता है, उसका जो मस्कन है, रहने की जगह, उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इस हैबिटेट को चेंज करती हैं। इसमें हमने ये कुछ पॉइंट्स माने। सबसे पहला है फार्मिंग। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी हम क्या करते हैं, हमें फार्म्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी दरख्त होते हैं हम उन्हें काट देते हैं, फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो क्लियर कर देते हैं और हम अपनी उसे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, हम फार्म्स वगैरह बनाने के लिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पे जितने भी ट्रीज थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया है, जिनको हमने ख़त्म कर दिया है, तो वो बहुत सारे जानदारों का हैबिटेट थे। ठीक है, उन ट्रीज़ पे, उन जंगलात पे जो दरख्त हमने काट दिए हैं वो बहुत से जानदारों के लिए रहने की जगह थी, उनका घर था वो। जब हमने इसको डिस्ट्रॉय किया तो इसका मतलब है हमने उन जानदारों का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, हमने उनके लिए रहने की जगह छीन ली, हमने वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी। नेक्स्ट हम और क्या करते हैं, और ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़, हम किसके लिए दरख्त काटते हैं? वी कट डाउन ट्रीज फॉर वुड और पेपर। हमें या तो लकड़ी चाहिए और तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दरख्त काट देते हैं, या अगर हमें पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हम दरख्त काट देते हैं। तो उससे भी क्या होगा, जो हम दरख्त वहाँ पे हम काटेंगे तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका वो हैबिटेट था, जो वहाँ पे रह रहे थे, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके अलावा क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोल्यूशन काज करती हैं। आपको पता है हर तरह की पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है। ठीक है, तो इनकी वजह से भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। अब पोल्यूशन की वजह से होता क्या है, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत से हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि जब हम पोल्यूशन काज करते हैं तो हम ये कहते हैं बहुत सी डेंजरस टॉक्सिक गैसेज होती हैं या केमिकल्स होते हैं जो रिलीज हो रहे होते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, उसके अलावा बाकी जितने प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके लिए भी वो डेंजरस होते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, जो लैंड पोल्यूशन है, ये लैंड पे जितनी भी ज़मीन के ऊपर मौजूद है लाइफ, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। एयर पोल्यूशन से क्या होता है, एयर पोल्यूशन से वो एयर जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं वो पोल्यूट हो जाती है, उसके अंदर टॉक्सिक गैसेज ऐड हो जाती हैं। तो वो फिर टॉक्सिक गैसेज ना सिर्फ प्लांट्स के लिए बल्कि जितने भी एनिमल्स मौजूद होंगे जो वहाँ पे इनहेल कर रहे हैं उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन डैमेज ओवर हेल्थ। अपनी अगर हम बात करते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, और उसके अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं लैंड पे जो रह रहे हैं, जो ज़मीन पे मौजूद हैं, उनके लिए भी ये नुकसान होंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, या ये भी अगर हम पोल्यूशन की बात करते हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, हम ही पोल्यूशन काज कर रहे हैं, हम ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, उसको कंटेमिनेट हम करते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ वो हमें भुगतना पड़ता है, एनिमल्स के लिए भी नुकसान है और प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 3R स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3R स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस का क्या मतलब है? रिड्यूस का मतलब है हम इस्तेमाल कम से कम करें। अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि हम बेदरेग उनका इस्तेमाल करते जा रहे हैं और वो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम उनको कंजर्व करना चाहते हैं, अगर हम उनको बचाना चाहते हैं, तो हमें उनका जो इस्तेमाल है वो कम करना होगा। ठीक है, रिड्यूस पहला R हमारे पास आता है। दूसरे R से क्या मुराद है? रीयूज। हमें दोबारा इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, एक बार इस्तेमाल करने से फेंक नहीं देना चाहिए, हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे R से क्या मुराद है? रिसाइकल। ऐसी चीज़ें जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, जिस तरह से प्लास्टिक है या ग्लास वगैरह है, शीशा, उसको हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, एक नई शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उनकी रिसाइकलिंग करनी चाहिए। तो ये 3R स्ट्रेटेजी हमारे पास, जिसको यूज़ करते हुए हम हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अडॉप्टेशन का क्या मतलब है?
अडॉप्टेशन का सिंपल अगर हम आपने वो कहावत सुनी होगी, हम ये कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो अडॉप्टेशन का क्या मतलब है? अडॉप्टेशन का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी नए इन्वायरमेंट में जाता है, किसी नए हैबिटेट में जाता है, तो उस माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम अडॉप्टेशन को डिफाइन करते हैं तो अडॉप्टेशन का मतलब यही है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने अंदर जो तब्दीलियाँ लाता है, जो चेंजेस लाता है, उसकी अडॉप्टेशन कहलाती है। यानी वो अपने माहौल के मुताबिक रहना चाहता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी मुताबिकत होती है वो क्या कहलाएगी? अडॉप्टेशन कहलाएगी। वो अडॉप्ट कर लेता है उस इन्वायरमेंट को, जिस भी इन्वायरमेंट में जाएगा, जिस हैबिटेट में जाएगा, उन्हीं लोगों की तरह रहना शुरू कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अडॉप्टेशन कहते हैं। अब डिफरेंट अडॉप्टेशन है, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्वाटिक हैबिटेट में कौन कौन सी अडॉप्टेशन होगी हम वो भी देख लेते हैं, या अगर लैंड हैबिटेट है उसमें कौन कौन सी अडॉप्टेशन होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्वाटिक हैबिटेट, जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, चाहे वो पौधे हैं या एनिमल्स हैं, तो उनको कैसे अडॉप्ट करना है उस इन्वायरमेंट को, ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रीमलाइन बॉडी जो मौजूद होते हैं वहाँ पे एनिमल्स, इसके अंदर एक्वाटिक हैबिटेट में पानी के अंदर, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। यानी नुकीले होते हैं उनके सिरे, टैपरिंग एंड होते हैं। अगर बात करते हैं फिश की, बिल्कुल नोकदार सिरा होता है, उसका जो मुंह होता है, ठीक है, वो बिल्कुल नोकदार होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो बहुत तेज़ी से स्विम कर सके, मूव कर सके पानी के अंदर, तो इसलिए इनकी बॉडी शेप ऐसी होती है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो है वेब फीड। वेब फीड, फ्रॉग के आपने फीड देखे होंगे। अगर हम सिंपल ये कहते हैं हमारे, तो जिस तरह से अगर हम ये कहेंगे अगर उसका फीट है यहाँ पे, इसके दरमियान यहाँ पे झिल्ली सी मौजूद होती है। फ्रॉग की अगर आपने फीड देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, जो उसकी फिंगर है उसके दरमियान में एक झिल्ली सी मौजूद होती है, वेब फीड होते हैं, एक चप्पू की तरह काम करते हैं उसके फीड। तो वो किस लिए होते हैं? हम बात करें फ्रॉग की या डक की, ठीक है, बत्तख भी पानी के अंदर जब तैर रही होती है तो उसके भी पाँव की शेप ऐसी होती है, उनके दरमियान एक बारीक सी झिल्ली सी होती है, तो वो उनके जो फीट हैं वो उनको मूव करने के लिए हेल्प करते हैं ताकि वो तेज़ी से स्विम कर सके वाटर के अंदर। तो ये एक तरह की उनकी अडॉप्टेशन है पानी के अंदर रहने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग प्लांट्स। ये तो थी अडॉप्टेशन एनिमल्स। अब जो प्लांट्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं उनकी क्या क्या अडॉप्टेशन है? फ्लोटिंग प्लांट्स सबसे पहले वो तैरने वाले होते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो तैर रहे होते हैं उसके ऊपर। कैसे? उनकी जो लीव्स होते हैं वो भी फ्लोटिंग होते हैं, वो भी तैरते रहते हैं, लेकिन जो उनकी रूट्स होती हैं वो सबमर्ज होती हैं, पानी के अंदर डूबी होती हैं। रूट्स आपको नजर नहीं आएंगी, वो सबमर्ज होंगी पानी के अंदर, लेकिन जिनके लीव्स होंगे वो फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी की सतह पे तैर रहे होते हैं। तो ये एक तरह की अडॉप्टेशन है। अब वो कैसे तैर रहे होते हैं? उनकी बॉडी के अंदर एयर स्पेसिस होती हैं, खाली जगह होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी, वो आसानी से पानी की सतह के ऊपर तैर सकते हैं। तो ये एक तरह की अडॉप्टेशन है कि उनकी बॉडी के अंदर एयर स्पेसिस होती है। और इनकी क्या अडॉप्टेशन है कि इनके ऊपर वैक्सी कवरिंग होती है, जिनके लीव्स हैं एक वैक्सी कवरिंग होती है, एक तय होती है ताकि पानी उनके अंदर उसकी सतह के ऊपर ज़्यादा ना ठहरे। अगर पानी उसके पत्तों के ऊपर ठहर जाएगा तो वजन से वो नीचे चले जाएंगे। तो वैक्सी कोटिंग होती है, उसके ऊपर पानी नहीं तैरता, फौरन से स्लिप करके साइड में चला जाता है। तो इसलिए उनकी अडॉप्टेशन है एक्वाटिक हैबिटेट में रहने के लिए, ठीक है। हमने एनिमल्स की भी अडॉप्टेशन देख ली कौन कौन सी हैं, कि किस तरह से ये अगर फीचर उनकी बॉडी के अंदर होंगे तो वो इस हैबिटेट को अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये प्लांट्स की कुछ अडॉप्टेशन है कि अगर ये फीचर्स उनकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस भी हैबिटेट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अकॉर्डिंग उसे खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। जितनी भी वहाँ पे रहने के लिए उसको वो सर्वाइव करने के लिए अडॉप्टेशन होगी वो लेनी पड़ती है उसको। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है लैंड हैबिटेट। खुशी वाली जगह पे जो रहते हैं, जो लैंड हैबिटेट है, यहाँ पे रहने के लिए कौन कौन सी अडॉप्टेशन है डिफरेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल बताई है हमारे पास कि अगर एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स हैं, यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल देखिए पोलर बेयर है जो, ठीक है, जो बर्फानी रीच होते हैं, वो क्या उनकी क्या अडॉप्टेशन है वहाँ रहने के लिए, किस तरह से वो इतने ज़्यादा ठंडे इलाके में रह रहे हैं। दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, फर छोटे छोटे बारीक से बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, थिक फर होती है उनकी बॉडी के ऊपर। ये क्या करती है, उनकी बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है ये फर, ठीक है। इस तरह से फिर वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्नोई आउल, जो वहाँ पे बर्फानी जो आउल है वो कैसे उसकी बॉडी को अडॉप्टेशन है, उसके ऊपर एक कोट होता है फीदर्स का। फीदर्स क्या है, उसके पर हैं, उनका एक तरह कोट बना होता है, बहुत ज़्यादा होंगे वो फीदर, और वो उसको कवर करते हैं और उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो ये इनकी अडॉप्टेशन है उन ठंडे इलाकों में रहने के लिए। डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस,
डेजर्ट में प्लांट्स या एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनके अडॉप्टेशंस क्या हैं। पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो स्टेम होगी वो थिक होती है, उसके अलावा जो उनके लीव्स होते हैं वो थिन और स्पाइनी लीव्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने इस एरिया की बात करें तो बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करते हैं बिल्कुल नीडल लाइक लीव्स होते हैं, बहुत उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्यों? ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। ये एक तरह की उनकी अडॉप्टेशन है वहाँ पे रहने के लिए। अब देखिए डेजर्ट में पानी तो पहले ही नहीं है, अगर पत्ते बहुत चौड़े होंगे, स्टोमेटा पत्ते के अंदर, उस तरह से वाटर लॉस होता रहेगा तो प्लांट की तो डेथ हो जाएगी, तो वहाँ पे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसे वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उसकी अडॉप्टेशन है कि जो उसके लीव्स होते हैं वो थिन होंगे और स्पाइनी होंगे, नुकीले होते हैं, बिल्कुल नीडल लाइक लीव्स होते हैं। बहुत सरफेस एरिया उसका रिड्यूस हो जाता है, जितना सरफेस एरिया कम होगा वाटर लॉस उतना कम होगा। तो ये होगी इसकी अडॉप्टेशन कि वाटर को इसने कंजर्व कैसे करना है। उसके अलावा इसकी एक और अडॉप्टेशन होती है जो वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स हैं, ये अपनी स्टेम के अंदर, इनकी स्टेम जो होती है वो जूसी होती है, स्टेम के अंदर ये वाटर को कंजर्व रखती है, तो जब जरूरत पड़ती है फिर वहाँ से उसको वाटर को यूज़ कर लिया जाता है। ये थी प्लांट्स की अडॉप्टेशन जो डेजर्ट्स में मौजूद है, सहरा में मौजूद है। एनिमल्स की अडॉप्टेशन क्या है, जो सहरा में रहते हैं, ये भी वाटर को कंजर्व करते हैं। कैसे कंजर्व करते हैं? दिन के वक्त, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम हॉट कंडीशन होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अंडरग्राउंड बोरोस बनाए होते हैं, बिल बनाए होते हैं, उसके अंदर ये रहते हैं दिन के वक्त, ठीक है। लेकिन रात को जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होगा, तो फिर रात को ये बाहर निकलते हैं जानदार, फिर अपनी खुराक तलाश करते हैं। तो ये वहाँ पे रहने वाले जानदारों की ये अडॉप्टेशन है कि दिन के वक्त क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो वो ज़मीन के नीचे रहेंगे और रात को फिर अपने उस बिल से बाहर आते हैं और अपनी खुराक तलाश करते हैं। इस तरह से वहाँ पे ये रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैमल की, ठीक है। सबसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जानदार के जब हम डेजर्ट की बात करते हैं सबसे पहले यही हमारे जहन में आता है कैमल। इसने किस तरह से अडॉप्ट किया उस इन्वायरमेंट को? सबसे पहले जो इसके फीट का स्ट्रक्चर है बहुत चिपटे से होते हैं, इसके पाँव, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है इसके फीट का कि वो रेत के अंदर नहीं फंसते, बहुत आसानी से उसके ऊपर चल सकता है ये रेत पे। फीट का स्ट्रक्चर, उसके अलावा लास्ट स्टमक, ये काफ़ी दिन तक पानी पिए बगैर, खुराक खाए बगैर ये वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। तो ये इसकी अडॉप्टेशन है कैमल की एक डेजर्ट हैबिटेट के लिए, वहाँ पे रहने के लिए इसने इस हैबिटेट को अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट अगर बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, वो डिफरेंट साउंड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उन्हें अगर मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है तो एनिमल्स भी या बर्ड्स भी क्या करते हैं, वो डिफरेंट साउंड्स यूज़ करते हैं, उन साउंड्स के ज़रिए से फिर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं साउंड्स के ज़रिए से। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेन फॉरेस्ट, अगर हमारे पास हैबिटेट है तो उसमें जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, जितने वो ऊंचाई पे जितने ज़्यादा ऊंचे होंगे उतनी ज़्यादा वो सनलाइट ले सकेंगे, ठीक है। तो सनलाइट ट्री के लिए जितने भी हम बात करते हैं प्लांट्स या ट्रीज़ की, सनलाइट तो मेरे एसेंशियल अपनी फूड बनानी है उन्हें। तो जो रेन फॉरेस्ट में होंगे ट्रीज़, तो एक तरह की उनकी अडॉप्टेशन है कि वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो बहुत टॉल होंगे ट्रीज़ वहाँ पे, ठीक है, ताकि सनलाइट मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब कर सके। तो ये भी हमारे पास कुछ अडॉप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपने हैबिटेट में रहने के लिए।